देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रॉप ऑफ 2 मीटर लॉन्ग फ्रॉम अ सीलिंग, force 50 Newton is horizontal direction is applied at the mid of the rope as shown in the figure. What is the angle of the rope makes with the vertical equilibrium? कह रहा है पूरा का पूरा सिस्टम क्या है भैया, इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा है। ये आपकी दीवार है, ठीक है, रोप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर लटका हुआ एक मास, यहाँ से यहाँ तक रोप 1 मीटर की है और यहाँ से यहाँ तक रोप 1 मीटर की है, ठीक है। इधर लगा रखा है एक फोर्स एफ, उस फोर्स की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रखा है। इस मास का ये जो वेट है वो है भैया आपका 6 किलो वेट। 6 किलो वेट का मतलब होता है 60 न्यूटन। 6 किलो का वेट तो 60 न्यूटन ही होगा, तो 60 न्यूटन आपका क्या हो गया, नीचे की तरफ फोर्स हो गया, ठीक है। इधर एक फोर्स लगा रखा है जिस फोर्स की वैल्यू क्या है भैया 50 न्यूटन। क्या लगा रखा है 50 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रखा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू बताइए। जो ये थीटा एंगल बना ना इसकी वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा, एक लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा टेंशन इधर बना दो, टेंशन इधर बना दो। ये वर्टिकल लाइन खींच दी मैंने, तो ये क्या हुआ, ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ थीटा ही होगा। इसको रिजॉल्व करो तो ये क्या हुआ टी कॉस थीटा। अब एंगल जिसके साथ बनता है, टी ने इसके साथ एंगल बना रखा है तो टी कॉस थीटा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, टी कॉस थीटा। और ये क्या होगा टी साइन थीटा एट इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो इसका मतलब टी साइन थीटा बराबर में क्या है 50 न्यूटन एंड टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा 60 न्यूटन के। किसके बराबर होगा 60 न्यूटन के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट ये है सेकंड ये, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा बराबर में क्या हुआ 5/6, 50/60 हो जाएगा ना। तो टी से डी भी क्या हुआ कट मर गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 5/6, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/6, 5/6। ये आपका थीटा है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आंसर आ गया, ठीक है। लेमी थ्योरम क्या कहती है ध्यान दीजिए, ठीक है। लेमी थ्योरम कहती है, यहाँ पर जो लिखा हुआ उसे भी लिख लिया, लेमी थ्योरम। यार इसका यूज बहुत कम रेयर ही होता है, ठीक है। इसके बगैर भी सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, बल्कि इससे क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है जहां पर 3 कॉनकरेंट केवल 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। ये कॉनकरेंट फोर्स है, कॉनकरेंट फोर्स बताया था ना मैंने, जो एक ही पॉइंट पर लगे। यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा, यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा, यहां पर एंगल बन रहा है बीटा, और यहां पर एंगल बन रहा है गामा, एक ही प्लेन पे, ठीक है। तो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहती है कि F1 अपॉन में साइन अल्फा बराबर में F2 अपॉन में साइन बीटा बराबर में F3 अपॉन में साइन गामा, ये रहेगा, ठीक है भैया। ये लेमी थ्योरम, कुछ भी नहीं है इसके। अब ये कैसे हुआ, F1 का अपोजिट एंगल क्या अल्फा, F2 का अपोजिट एंगल क्या बीटा, F3 का अपोजिट एंगल क्या गामा, इनका रेशियो में से क्या आता है सेम आता है। चलो समझ गया भैया, आगे बढ़े। कॉपी करना क्वेश्चन, नोट्स दिखूंगा परसों चेक करूंगा सारे नोट्स, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा प्यारा, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन एक साथ है बैक टू बैक, और एक आध क्वेश्चन लेमी थ्योरम से भी किया गया, तो हम लेमी थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करने वाला मैं, ठीक है। लेमी थ्योरम में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा मैं। और लेमी थ्योरम आप जब भी यूज करो जब आपको एंगल पता हो ना, एंगल नहीं पता होगा तो कहाँ से यूज करोगे, है ना। तो इसलिए हम लेमी थ्योरम का इस्तेमाल ना के बराबर करने वाले, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर।
ये डायग्राम दे रखा अपने का, इसको अभी हटा रहा हूं मैं क्योंकि ये इसमें सॉल्व कर रखा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन खींच दी, लाइन खींच दी, ये क्या हुआ 60 डिग्री। कौन रिजॉल्व होगा, T1। T1 का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का है, तो इधर क्या होगा T1 cos 60, और ये क्या होगा T1 sin 60। क्या रहा, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या है, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 cos 60 बराबर में किसके बराबर होगा, T2 के, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा T2 के, एंड T sin T1 sin 60 बराबर में किसके होगा, 4 किलो वेट यानी 40 न्यूटन के, समझ गए, 4 किलो का वेट तो 40 न्यूटन होगा ना। तो T1 क्या होगा, 40 sin 60 क्या होता है √3/2, तो √3 नीचे आ जाएगा और 2 क्या होगा ऊपर आ जाएगा, तो 80 √3/3 आपका न्यूटन आ गया T1 की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, सीधा 80 कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दिया, रेशनलाइज किया हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, T2 की वैल्यू भी निकालनी है, क्या निकालनी है, तो वी नो T2 किसके बराबर है, T1 cos 60 के, तो T1 की वैल्यू क्या रखी है 80 √3/3 और cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से ये क्या हुआ 40 हो गया, तो 40 √3/3 न्यूटन, ये T1 की वैल्यू आ गई और T2। कोई दिक्कत तो नहीं भी, हो गया। अब कह रहे हैं सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लेमी थ्योरम यूज कर रखा है, मैं लेमी थ्योरम नहीं यूज करूंगा, एंगल पता ही नहीं मुझे, हो सकता है ऐसे निकाल लेंगे एंगल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर ऊपर नीचे के एंगल दे रखे होंगे, ठीक है। लेमी थ्योरम का इस्तेमाल समझ गया ना भैया, ये वाला 10 न्यूटन अपॉन में sin 90, समझ गया, T2 अपॉन में sin 120 बराबर रहेंगे, और T1 अपॉन में sin 150, ये सब बराबर होंगे, जो वैल्यू निकालनी है इक्वेट करके निकाल सकते हो आप, ठीक है, यहां से, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है। हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, ठीक है। तो T1 क्या होगा cos 30, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका T1 का रिजोल्यूशन क्या होगा T1 sin 30, ठीक है बेटा, युगांक समझा, नहीं समझा, T2 को रिजोल्व कर, यहां पर क्या आएगा, T2 का क्या आएगा T2 cos 60, और T2 को रिजोल्व करते यहाँ पे क्या होगा T2 sin 60। If whole system is in equilibrium, it means if whole system is in equilibrium, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया आपका T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 बराबर में क्या होगा भैया आपका 1 किलो वेट यानी 10 न्यूटन, क्या होगा, समझ गया, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, तो ये जाएगा T1 अपॉन में 2, और ये √3 T2 अपॉन में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 होती है 10, T1 प्लस √3 T2 बराबर में क्या हो गया 20 हो गया, ये होगी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमें पता है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला कंपोनेंट बराबर में T1 cos 30 बराबर में T2 cos 60, T1 cos 30 क्या होता है √3 अपॉन में 2, T2 cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कट मर गया, तो T2 की वैल्यू क्या होगी √3 T1, ये भैया ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। हाँ यहाँ पे मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं और नीचे ये फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही क्या होगा डाउनवर्ड, ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं इसलिए, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दो की डायरेक्शन सेम होती है तो उनको ऐड करते हैं,
और दूसरा वाला अपोजिट है तो उसको बराबर में उसको लिख देते हैं, या नॉर्मली हम माइनस करते हैं। वैसे एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या पता आपको, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स बराबर में 0, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा इस वाली बॉडी पे, वर्टिकल नेट फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा 0। नेट वर्टिकल फोर्स का 0 का मतलब क्या होता है, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 प्लस -10 इसलिए लिखा है क्योंकि भैया इसकी डायरेक्शन अपोजिट है उनसे, बराबर में 0, उसको 10 को उधर ले गया तो यही तो इक्वेशन आने वाली है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है बराबर में नीचे उतना फोर्स लग रहा है, बात वही है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग वो होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो भैया आपको पता है T2 की वैल्यू क्या रखी है, √3 3T1, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करिए मम्मा। T1 कहा गया भाई, यहां पर रखिए T1 प्लस √3, T2 है ना, T2 की वैल्यू क्या रखी है √3 T1, बराबर में क्या आ गया 20, तो ये हो जाएगा ये √3 क्या हुआ 3, तो √3T1 और T1 तो क्या हुआ 4T1, बराबर में क्या हो गया 20, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई 5 न्यूटन, T1 की वैल्यू 5 न्यूटन आ गई, तो T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 बराबर में क्या हुआ 5 √3 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आ गया, खत्म। युगांक ब्रो कुछ नहीं आ रहा क्या समझ में, लग तो नहीं रहा तेरे को आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, नहीं झूठ बोल रहा तू, अगला करेगा तू, हाँ बोल। अबे सॉल्व करना कैसा भी कर ले, अगर हम दोनों का रेशियो निकालते T1 और T2 का, उससे वही कर रहा है तू, वही तो कर रहा है तू, तू क्या अलग कर रहा है। देखिए भैया, चल भैया कर क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए दे रहा हूं, अभी करो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन कितनी दी मैंने, ये भैया, तो ये बीटा है तो यहाँ पर क्या हुआ बीटा आ गया, और ये अल्फा है तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा आ गया। ये इसका रिजोल्व, इसको रिजोल्व करो T2 को, तो T2 को रिजोल्व करें तो क्या हुआ T2 कॉस बीटा और T2 साइन बीटा, ये भी इस T2 को रिजोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे T1 को रिजोल्व करो तो T1 कॉस अल्फा और T1 कॉस सॉरी साइन, साइन अल्फा। ठीक है भैया, अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा भैया आपका T1 साइन बीटा प्लस T2 साइन अल्फा बराबर में क्या होगा भैया mg, एंड T1 कॉस अल्फा बराबर में T2 कॉस बीटा। ठीक है भैया, अब किसी भी एक अननोन टर्म की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया T1 की वैल्यू निकालना, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, T1 की वैल्यू निकाल लिया तो T1 की होगी T2, हाँ रेशियो निकाल के फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है भैया, T1 की वैल्यू निकाल ली, अब इसके अंदर पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या T1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका T1 साइन, T1 की वैल्यू तो निकाल रखिए, देखिए T1 की वैल्यू क्या निकाल रखी मैंने T2 कॉस क्या है बीटा
अपॉन में कॉस अल्फा, यहां पर T1 की यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, साइन बीटा और फिर क्या होगा T2 साइन अल्फा बराबर में क्या हो गया mg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T2 कॉमन चला गया अपना, है ना, T2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस अल्फा की मिडिल वैल्यू तो साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बराबर में mg। ये जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये कॉस ए माइनस बी का शायद, क्या बात कर रहा है ना, अरे हाँ यार नहीं है, बस इसे रहने दो, हो गया आंसर आ गया। T2 की आ गई वैल्यू, जब फॉर्मूला नहीं है तो भैया ये लिखो mg कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा, अरे हो गया ये आंसर भाई, चल ये T2 की वैल्यू आ रखी है, ठीक है। जब ये रिड्यूस नहीं होगा तो इसके आगे सॉल्व भी नहीं होगा ये, ठीक है। ये T2 की वैल्यू आ गई, हमें सॉल्व भी तो करना है, T2 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर रखिए, ठीक है, एंड T1 इक्वल्स टू में सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, हाँ नहीं 5 कहाँ एलसीएम लेके कुछ भी नहीं कर सकते हमसे, हाँ इसको इसके अपॉन में इसको कर, है ना, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही आ जाएगा, हाँ वही आएगा लास्ट में, फिर दोबारा से ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता ना कॉस अल्फा और यहाँ पर भी ऐसा अल्फा अल्फा होता तो फिर हो सकता था पॉसिबिलिटी, वे यहीं पे कर लो, ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, वैसे आंसर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए दिल थाम के बैठिए, आंसर क्या आ रहा है, आंसर वही है, समय पंडित है ना, आंसर आ गया, T1 की वैल्यू हरी हरी, सही है, ये रहा सही है, समझ गया ना, समझ गया ना, भावनाओं को समझो, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हर जगह पे होती है। चलो ठीक है, अब बेटा प्लीज देखिए, अरे अरे हाँ भाई फिनिश, ध्यान दीजिए भैया, अब ये क्वेश्चन कर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें लॉजिक क्रिएट, देखिए प्लीज इसमें अगर लॉजिक देखो, अगर मैं देखूं भाई प्लीज, अगर आप गाड़ी वाड़ी में देखोगे कार वगैरह में, तो हनुमान जी को लटका रखा होता है ऐसे, है ना, अगर गाड़ी एकदम स्मूथ रोड पे जा रही है बगैर किसी स्पीड चेंज के, तो हनुमान जी एकदम स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसी गाड़ी एक्सिलरेट करती है तो हनुमान जी क्या होते हैं, थोड़ा पीछे हो जाते हैं या आगे चले जाते हैं, और हनुमान जी के अंदर उतना ही एक्सिलरेशन आता है जितना गाड़ी का एक्सिलरेशन था, आपको जान के हैरानी होगी, जितना गाड़ी एक्सिलरेट करेगी उतनी तेजी से हनुमान जी भी क्या होंगे, वहां से हट जाएंगे, अपनी जो पोजीशन जहां पे लटके हुए ना वहां से उतनी दूर से हट जाएंगे, नहीं समझे, देखो हनुमान जी गाड़ी के साथ ऐसे लटके हुए, देखा ना तेरे लटके हुए हनुमान जी को, जैसी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो हनुमान जी भी आराम से लटके रहेंगे, कोई डेविएशन उनके अंदर नहीं हो रही, लेकिन जैसे क्या होता है कि हम टर्न लेते हैं, कहीं पर कुछ लेते हैं, तो वैसे क्या होती है, टर्न लेने पर भी गाड़ी एक्सेलरेट ही करती है, तो हनुमान जी भी क्या करते हैं, टर्न ले लेते हैं, थोड़ा अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाते हैं, तो वो जो डेविएशन है हनुमान जी के अंदर, जो डेविएशन हुई है वो उतनी हुई है जितनी कार के अंदर, कार का एक्सेलरेशन बराबर में हनुमान जी का एक्सेलरेशन, समझ गए, नहीं समझे, अरे वो सस्पेंडेड है, मान लीजिए हनुमान जी नहीं लट गया, कोई और चीज लट गई, सस्पेंडेड है गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो वो भी तो कांस्टेंट स्पीड जाएगा, कोई डेविएशन नहीं, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगी, कार एक्सिलरेट करेगी, तो आपको पता है कार में बंधी है रस्सी, अब रस्सी क्या करेगी, एक्सिलरेट करेगी, वो क्या करेगी, रस्सी को और ले आएगी, और वो जो बॉब था जो लटका हुआ है उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी अपनी पोजीशन से,
तो कितनी रेट से चेंज होगी, जितनी रेट से कार एक्सेलरेट करेगी उतनी रेट से वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जो लटका हुआ बॉब है। समझ में आई बात नहीं आई? रस्सी अब मान ले कार जितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगी बॉब उतनी तेजी, मान लो कार आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो बॉब जो का ए एक्सेलरेशन से पीछे हो जाएगा। समझ गए? और कार मान लीजिए ऐसे टर्न कर रही है, ए एक्सेलरेशन है, तो बॉब क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से उधर की तरफ टर्न कर जाएगा। मेरी बात समझ में ही नहीं? बॉब का एक्सेलरेशन कार के एक्सेलरेशन के बराबर होता है जो बॉब लटका होता है उसके अंदर। मेरी बात समझ में ही? अभी इस रस्सी को लटका दूं मैं, इसे इसको लटका देता हूं ऐसे में, ठीक है भैया? ये लटका हुआ है, क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है सोनी? अगर ये कांस्टेंट स्पीड जा रहा है तो ये भी कांस्टेंट जाएगा, और मान लो ये एक्सेलरेट करने लगा तो ये क्या हुआ, ये अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो धागा तो बंधा हुआ है, धागा क्या करेगा, सॉरी कार के साथ धागा बंधा हुआ है, तो धागा भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये क्या होगा, पीछे हो जाएगा। ये क्या होता है, पीछे हो जाता है। तो ये कितने एक्सेलरेशन से पीछे हुआ, जितने एक्सेलरेशन से कार आगे गई उतने एक्सेलरेशन से पीछे हो गया। बोल। हाँ है तो इनर्शिया ही, लेकिन एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा ना, जितनी कार एक्सेलरेट, कार के अंदर जितनी तेजी से चेंज आएगा उतनी तेजी से ये भी चेंज आएगा। मतलब कार का एक्सेलरेशन बराबर में इस लटके हुए बॉब का एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि होगा मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो मेरे को यहाँ पे करना ही नहीं है काम। ठीक है भैया? अब बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है ए ट्रेन इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, पेंडुलम सस्पेंडेड था उसकी रूफ से और मेक्स एन 4 डिग्री विद द वर्टिकल। अब वो 4 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल, जहां पे उसकी पोजीशन थी ना ऐसे लटका था पेंडुलम ऐसा, लेकिन किसी कारणवश ये क्या हुआ, 4 डिग्री का एंगल बनाने लगा। क्यों बनाने लगा? क्योंकि कार ट्रेन के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, और ट्रेन के अंदर अगर एक्सेलरेशन आया है तो वो एक्सेलरेशन का इफेक्ट इसके भी आएगा। ये इसका कुछ मास होगा, क्या होगा, तो इसका इसके ऊपर जो फोर्स लगा हो क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगा, अब मैंने कहा मान लिया ट्रेन का एक्सेलरेशन ए था, तो बॉब का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्या होगा, इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन। समझ गए भैया? अब कह रहा है भैया ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, तो भैया टेंशन, ठीक, हमने इसका वेट क्या लगेगा, नीचे mg, इसका वेट तो नीचे लगेगा हमेशा mg, टेंशन ये रहा, तो अपने को पता 4 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 डिग्री होगा, तो रिजॉल्व करो, इससे क्या हुआ, t cos 4 डिग्री और एक हुआ t sin 4 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ, एम ए बराबर में t sin 4 डिग्री एंड t cos थीटा बराबर में cos 4 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, mg। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ गया? अब ये ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट, और ये क्या है, फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखिए भैया सुन लीजिए, एम ए डिवाइडेड बाय एम जी और t साइन 4 डिग्री डिवाइड बाय t cos 4 डिग्री। m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, t से t क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे a अपॉन में g बराबर में क्या हुआ, tan 4 डिग्री। क्या हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, g tan 4 डिग्री आंसर है। ठीक है, tan की वैल्यू मुझे भी नहीं पता 4 डिग्री है। ठीक है, ठीक है भैया, तब ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ? इतना ध्यान रखना, कोई भी चीज कहीं पर भी एक स्यूडो फोर्स होता है, ये एक्चुअल में जो बॉब पे लग रहा है फोर्स वो स्यूडो फोर्स है, ये एक्चुअल में क्या है, स्यूडो फोर्स। ठीक है, कार एक्सिलरेट हुई, ये अपने आप पीछे हो गया। क्यों पीछे हुआ, क्योंकि इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा, और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितना कार का एक्सिलरेशन है और उसका मास है। समझ गया? ये कोई लगा नहीं रहा इस पे फोर्स, अपने आप पीछे हो गया, खामखाई तो पीछे हुआ है। किस फोर्स की वजह से, पता नहीं कौन सा फोर्स है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना कार का एक्सीलरेशन इनटू में इस बॉब का मास है। समझ गया? कार आगे जाएगी तो ये पीछे आएगा, किसकी वजह से, स्यूडो फोर्स की वजह से। कितना होगा, कार का मास इनटू में इस बॉब का एक्सीलरेशन। कार पीछे आएगी तो कहां जाएगा, आगे, किसकी वजह से, स्यूडो फोर्स की वजह से। समझ गया? इस चीज को ध्यान रखना।
आगे बढ़े। देखिए भैया एग्जाम्पल नंबर 37 अगर आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 37 सब देख पा रहे हैं इसको? देखिए भैया ये आपका रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? एल है। मैंने एज्यूम कर लिया इसका मास क्या है, मैं इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है और इसके एल डिस्टेंस पर आपको यहां पर निकालना है टेंशन। क्या निकालना है? इस वाले एंड पर कितना टेंशन लग रहा है, ठीक है। रोप 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 बोला, रोप, ठीक है। तो अब देखिए भैया इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूं जो आपको समझ में आ जाए। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसके ये पीछे वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग बना दिया और इसको जोड़ दिया एक छोटी सी रस्सी से। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस रस्सी की लेंथ नेग्लिजिबल है। और इसको एल वाले पार्ट को, ये पार्ट क्या हो गया एल, और ये पार्ट क्या हो गया कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग अलग बना दिया मैंने। जहां पे टेंशन निकाला ना वहां से तोड़ दिया मैंने इसको और एक नेग्लिजिबल लेंथ की रस्सी से जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर लगा रहा हूं मैं फोर्स एफ। तो भैया मुझे पता है ये एफ फोर्स, अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम का एक ही एक्सीलरेशन होगा अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है ना, और कनेक्टेड मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, सबका सेम होता है, ठीक है। अगर एक ही पूरा तो ये भी ए एक्सीलरेशन जाएगा एफ फोर्स की वजह से, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा ए एक्सीलरेशन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया इस पूरे सिस्टम का मास कितना है एम, तो एक्सीलरेशन कितना होगा फोर्स अपॉन में टोटल मास। लेकिन मुझे पता नहीं है इसका मास कितना है, और मुझे ये भी नहीं पता इसका मास कितना है। मुझे इतना पता है कि इसका कुल मास कितना है, कैपिटल एम है। क्या है? तो एक काम करते हैं, मैंने इस रॉड की एक यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि आपने एक यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया, तो 2 यूनिट लेंथ का मास उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ जितनी भी होगी उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी लेंथ का मास आ जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वो क्या होगा, बॉडी का कुल मास अपॉन बॉडी की कुल लेंथ। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक रॉड है जिसका मास 200 किलो है और उसकी लेंथ क्या है 100 मीटर है, तो उसके 1 मीटर का मास क्या होगा 2 किलो पर मीटर। उसका जो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा 2 किलो। अगर मुझे पता लग गया कि इसके 1 यूनिट लेंथ का मास यानी 1 मीटर का मास 2 किलो है, तो 2 मीटर का मास कितना होगा 4 किलो। 6 मीटर का मास क्या होगा, गणो करते जाओ, जितनी भी लेंथ दे रखी होगी उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके उस लेंथ का मास आ जाएगा। समझ गए? मेरी बात सुन रहे हैं? आपने क्या निकाल लिया, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। तो इतने पार्ट का मास कितना होगा, इसका मास मैंने मान लिया m1, तो इसका मास क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है इसका m अपॉन में l, और इसकी लेंथ कितनी है l, तो इसका मास ये हो गया, ठीक है। इसका मास इतना हो गया। अच्छा इसका मास कितना होगा m2, तो इसका मास क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है इसका m अपॉन में l, इसकी लेंथ कितनी है, इसका मास आ गया, दोनों पार्ट का मास आ गया मेरा, ठीक है। इसमें m वेरिएबल है क्योंकि मैंने m का एज्यूम कर रखा है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको खींचोगे F4 से, तो इस रस्सी पे जो मैंने बना रखा है इस पे 2 टेंशन लगेंगे, क्योंकि टेंशन हमेशा पेयर में आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक टेंशन जब इसको आप खींचोगे आगे की तरफ तो एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा, एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेट टेंशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है? अगर मैं केवल इसको लूं, केवल इसको, इस सिस्टम को, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये सिस्टम कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, तो क्या लिखेंगे बताओ, टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स क्या होगा F माइनस T। टोटल फोर्स क्या है जिससे ये आगे जा रहा है, एक आगे फोर्स लग रहा है एक पीछे लग रहा है। अगर मैं इस डब्बे के अंदर को देखूं तो एक फोर्स आगे लग रहा है एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो कुल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F माइनस T। और टोटल फोर्स किसके बराबर होता है,
बॉडी का मास, इसका कुल मास, इसका मास कुल मास क्या है m1 है, और इसका कुल एक्सेलरेशन क्या है a। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दे, f माइनस टी बराबर में क्या हो गया m1 इंटू में a, f माइनस टी बराबर में m1 की वैल्यू क्या रखी है, कैपिटल M L स्मॉल l इंटू में a। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है एरी। ठीक है, तो f माइनस टी बराबर में m l स्मॉल l और ये a की वैल्यू क्या रखी है, कैपिटल F अपॉन में m से m कट गया क्योंकि ये वेरिएबल था, हमें तो वैसे भी रिलेशन में इसको नहीं लाना था। तो f माइनस टी बराबर में क्या हुआ, एफ एल स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या निकालना, टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी को इधर ले जाओ, तो टी उधर गया, ये इधर आया, तो क्या हुआ एफ माइनस एफ एल अपॉन में कैपिटल एल। एफ कॉमन ले लीजिए, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया, ये टेंशन लग रहा है। अब इसका करने का दूसरा तरीका भी है अपने पास, आसान तरीका, इससे आसान तरीका वो बता दूं। हमने पीछे वाले ब्लॉक को देखना है। अब केवल पीछे वाले ब्लॉक को देखोगे तो पीछे वाले ब्लॉक में केवल एक फोर्स लग रहा है। पीछे वाले ब्लॉक को देखो, एक फोर्स लग रहा है पीछे वाले ब्लॉक में, और ये फोर्स इसको आगे की तरफ खींच रहा है, पीछे इसका कोई फोर्स नहीं है। इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, तो केवल आगे जा रहा है, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही टेंशन इसको एक्सेलरेट करा रहा होगा, यही वाला जो टी लग रहा है वही इसको एक्सेलरेट करा रहा होगा। अगर यही टी एक्सेलरेट करा रहा तो उसको क्या लिखेंगे, टी बराबर में इसका मास और इनटू में इसका एक्सेलरेशन। ये जो टी है, ये जो टी है, ये वाला टी वही क्या क्या कर रहा है, इस सिस्टम को आगे खींच रहा होगा, समझ गया। तो m1 की वैल्यू क्या रखी है, सॉरी m2 की वैल्यू क्या रखी है, कैपिटल एम एल और कैपिटल एल माइनस स्मॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखी है, ये और क्या क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1 बाय में एल की मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा, एल अपॉन में एल स्मॉल एल अपॉन में एल इंटू में एफ। आ गया आंसर आपका, 1 माइनस स्मॉल एल कैपिटल एल इंटू में एफ। ये हो गया टी की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो होता नहीं, पक्की बात है, हो जाता मुंडीर, थोड़े टाइम लगता हो जाता। नहीं नहीं कर लेनी उस, मुझे पता हो कर लेता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसको। ठीक है, समझ गए भैया, समझी। कौन कौन समझा तुम में से, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। समझ गया तू, चल भाया, चलो इसे सेव कर देते हैं। हाँ, तेरे को आगे सुनी 100%। देखिए अब मैं वही बताऊंगा, टेंशन मतलब खिंचाव यार, रस्सी के ऊपर खिंचाव लगता है, मैं उसी तरीके से करूंगा और वही करूंगा, लेकिन इस बार आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, ओए नहीं तरीका तो वही है, मैं इस बार आगे वाले ब्लॉक को लूंगा ही नहीं, मैं पीछे वाले ब्लॉक को लूंगा। ठीक है, ये रॉड ऐसी थी, ध्यान दियो भाई, बहुत मारूंगा ना इस बारी। अबे एक ही बात है यार, रॉड रोप एक ही बात है। यहाँ पर आपको इसकी कुल लेंथ क्या है, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, अब मुझे यहां से जिस एंड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं उससे एल डिस्टेंस पर पीछे आना है, और इस पॉइंट पर मुझे टेंशन निकालना है। क्या निकालना, टेंशन। यहाँ का टेंशन क्या होगा, समझ गया। सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, इस रॉड, ये रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे एक जैसी है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ का मास। तो आपने एज्यूम कितना किया, मास m, और उसकी कुल लेंथ कितनी है l, तो उसका मास यानी एक यूनिट लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M अपॉन में l। तो 2 यूनिट मास का लेंथ का मास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी कहाँ तोड़ा है, अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेंशन लगाना सुअर, यहाँ पे टेंशन निकालना है, समझा। थोड़ा नहीं है, टेंशन निकालना है। अच्छा एक्सेलरेशन, ओए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का होगा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन एक चीज होता है बस, क्या होता है, कुल फोर्स कितना लग रहा है F,
अपॉन में कुल मास कितना सिस्टम का आता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रस्सी को सेपरेट करता हूं जहां से ये डॉट लगा रखा है। इसके पीछे वाले पार्ट को अलग बना दिया, जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और इसके ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी रस्सी जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, उससे जोड़ दिया मैंने इसको। हाँ, जहां पे टेंशन निकालनी है मुझे, लग नहीं रही है, निकालनी है, टेंशन तो हर जगह पे लग रही है, जहां पर निकालनी है उसको एक ऐसे जोड़ दिया इमेजिनरी। और ये क्या है, ये वाला पार्ट की लेंथ क्या है, स्मॉल एल, समझ गया। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये इस पूरे सिस्टम को आगे खींच रहा है। जहां पर टेंशन निकालना है तो टेंशन हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है, बता रखा है। अब देखिए, इस वाले पार्ट का मास मैंने क्या मान लिया, m2, क्या मान लिया, m2। तो आपको पता है इसके पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, m बाय में l। अपने को पता है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो अगर आपको एक यूनिट लेंथ का मास पता है तो आप कितने भी लेंथ का मास निकाल सकते हो। आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है, ये रही, तो इसका मास कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, m अपॉन में l, और इसकी कुल लेंथ कितनी है, ये इसका मास आ गया। ठीक है, अच्छा आपको पता है इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन क्या सेम ही होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए एक साथ ही एक्सीलरेट करेंगे। तो अब देखिए भैया, हमें पता है अगर मैं केवल इस ब्लॉक को देखूं तो इस ब्लॉक के पीछे ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है भैया, टी। इस ब्लॉक को देखूं जो डब्बे में है उसके ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, टी। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो टी बराबर में क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का मास जो कि क्या है m2, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन जो क्या है a। m2 की वैल्यू क्या रखी है, ml, l माइनस स्मॉल l, और एक्सीलरेशन क्या है भैया, f अपॉन में m। m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 बाय में l बचा, 1 बाय में l की मल्टीप्लाई करो तो l बाय में क्या होगा l, 1 बाय में l की मल्टीप्लाई तो क्या होगा, स्मॉल l अपॉन में कैपिटल l, और इंटू में f। तो इसको सॉल्व कीजिए, l बाय में l क्या हो गया, 1 माइनस l अपॉन में कैपिटल l और इंटू में f, दैट इज द टेंशन। और अगर आगे वाले से करोगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो इस वाले ब्लॉक पे दो दो मास लग रहे हैं, इस वाले पार्ट फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, F माइनस टी, और ये पूरा एक्सेलरेट कर रहा होगा। टोटल फोर्स क्या है, ये रहा। और मैंने आपको बताया टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, इसका कुल मास कितना है, m1, क्या है, इस m1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है इसके एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, m अपॉन में l, और इसकी लेंथ कितनी है, l। तो m अपॉन में कैपिटल L इंटू में स्मॉल l, इसका कुल मास आ गया, ठीक, इंटू में एक्सीलरेशन क्या आ गया, इसने पार्ट का मास क्या है ये, और इसका एक्सीलरेशन क्या है, आपको पता दोनों बराबर होंगे, F माइनस टी बराबर में ml इंटू में स्मॉल l, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रखी है, F अपॉन में m। सॉल्व कर लीजिए, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी और वही आएगी जो पीछे आ रखी है। ठीक है भाई, टेंशन जो टेंशन यहाँ से इधर लग रहा होगा, पूरी लूप में लग रहा होगा। नहीं, उस पॉइंट के लिए मैंने उस पॉइंट के लिए बता रखा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो दोनों सेम ही रहेंगे ना टेंशन। वैसे अलग अलग लेंथ पर टेंशन अलग अलग लगेगा, पीछे आएगा तो अलग लगेगा, हाँ होता है, लेकिन हम मान के चलते जब पूरी रस्सी को लेते हैं तो हर जगह पे सेम लेते हैं, वरना कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा ना। वरना तू खुद सोच ना कि हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जब मैं पूरी एक लेंथ कंसिडर करता हूँ तो वहाँ पे टेंशन एक ही जगह की चलता हूँ, वरना कैलकुलेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेंशन तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है भाई, इंटरनल फोर्स है, समझ गया, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, वैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, तो नहीं यही मेथड है, तेरे को भी समझ में नहीं आया, अब 90 हुआ इसका, क्या नहीं नहीं लग रहा, क्योंकि इस पीछे कोई लेंथ ही नहीं है, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है, इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है टी, और ठीक इसके बराबर होगा इसका मास इंटू में इसका एक्सीलरेशन। ठीक है भैया, देखना एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा साथ साथ में, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको, चलो।